तो बड़ी ही बात होती है। जो इस विद्यालय के जो बच्चे अभी कार्यक्रम दे रहे थे उससे मुझे बड़ी झलक मिली है। विद्यालय की प्राचार्य महोदया के द्वारा जो विद्यालय का प्रतिवेदन और आने वाले वर्षों में विद्यालय की रूपरेखा के संदर्भ में जो अपना विजन उन्होंने प्रस्तुत किया, तो उसी से मुझे झलक मिली कि इस विद्यालय का भविष्य सुनहरा है। आने वाले दिनों में यह विद्यालय और भी ऊंचाई की ओर अग्रसर होता रहेगा। मैं ऐसा चाहता भी हूं और यह मेरी शुभकामना भी है और यह लक्षण भी यहाँ दिखाई पड़ा। प्रारंभ में ही जहाँ गणेश की वंदना हुई, बुद्धि के देवता है और प्रथम पूज्य भी हैं, वहीं मिथिला लोक संस्कृति को याद करते हुए राम की मर्यादा को यहाँ समाहित किया गया। अगर विद्यालय, किसी भी विद्यालय, या चाहे वो परिवार हो, कोई राज्य हो, कोई संस्थान हो, जिसकी रूपरेखा में राम का चिंतन हो, राम को याद किया जाए और उनको, उनके चरित्र को अपने जीवन में सन्निहित किया जाए, तो फिर बाकी कुछ बच नहीं जाता है। वो एक संपूर्ण पुरुष थे। अगर ईश्वर के रूप में उन्हें जाने तो कण कण में वो अभी भी विद्यमान हैं। ढेर सारी बातें होती हैं जो स्थूल रूप में तो नहीं, लेकिन जिनकी पहुंच सूक्ष्म चीज़ों को देखने, परखने और उनका दिग्दर्शन करने के योग्य हो जाता है, तो उन्हें राम आज भी दिखाई पड़ते होंगे। और यहाँ जिन बच्चों के द्वारा प्रस्तुति दी गई उसमें दोनों ही झलक दिखाई पड़ा। जहाँ राम की मर्यादा की बात हुई, यहाँ वहीं मिथिला परंपरा और मिथिला लोक गाथा के साथ साथ यहाँ हमारी संस्कृति को वहाँ दिग्दर्शित किया गया। वही नहीं छुटी बात, बच्चे अभी जो सोसाइटी है, शिक्षा का जो मौलिक गुणधर्म होना चाहिए, आप में से बहुत लोग इस बात को जानते होंगे कि शिक्षा अपने मौलिक गुणधर्म से काफी दूर होता चला जा रहा है। अभी बाजारीकरण हो गई है, समाज भी महसूस करता है। और हम जैसे जो लोग हैं, मैं भी एक प्राइवेट स्कूल ही चलाता हूँ, लेकिन मैं हृदय से अंगीकार करता हूँ कि अभी शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है और यह होड़ जारी ही है। और इसमें किसी एक व्यक्ति या किसी विद्यालय को दोषी नहीं दिया जा सकता। इसके लिए एजुकेशन के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, बच्चा तो मासूम होता है, इसलिए उसको दोषी नहीं करार दिया जा सकता। अभिभावक, समाज, यह जो तंत्र है, जिस किसी भी रूप में हम देखें, सब के सब समान रूप से जिम्मेवार हैं। और मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ महसूस करता हूं कि पहली गलती जहां हुई होगी वह शिक्षक ही रहे होंगे, जो अपने आप को बाजार में उतारने के लिए तैयार हुए तो किसी ने खरीदने के लिए सामने आया। खैर, बातें जो भी हो, जो दशा है, जो परिस्थिति है, हमें भी उसी में जीना होगा, हमें समसामयिक होना ही होगा। उसी में चार्ल्स हॉकिंस की बातें आई। यह व्यवस्था, पढ़ाने वाले शिक्षक, इसके प्लानर्स, सब पर एक चैलेंज खड़ा करता है। ऐसी ढेर सारी परिस्थितियां बनी है। महाभारत काल में एकलव्य को कोई व्यक्ति द्रोणाचार्य को ठुकरा दिए थे, उसे किसी ने नहीं पढ़ाया था, लेकिन उसकी पढ़ने की इच्छा, उसमें जो ललक थी, एकलव्य को एक अद्वितीय स्थान दिलवाया। अर्जुन को द्रोणाचार्य अगर शिक्षा दिए थे तो अर्जुन से तो सिर्फ एक रिश्ता था, अर्जुन उनके डिसाइपल हुए और द्रोणाचार्य गुरु हुए।
लेकिन अश्वत्थामा के साथ तो उनके दो रिश्ते थे, बेटा भी और डिसाइपल भी थे। फिर अर्जुन क्यों आगे निकल गया? तो यही एक छात्र में जो लैटेंट इनबोर्न कैपेसिटी होती है उसकी ओर इशारा करता है। चार्ल्स हॉकिंस को सामने लाके बच्चे, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, हम तमाम अभिभावकों, शिक्षकों या शिक्षा से अभिरुचि रखने वाले तमाम लोगों के ध्यान को आकृष्ट किया है। मैं एक छोटी सी बात पिछले दिनों कहीं देख रहा था, एक लामा अपनी जीवन गाथा सुना रहे हैं। तो वो 5 वर्ष के थे। अनायास अचानक पिता उनसे कहे कि कल तुम्हें विद्यापीठ जाना है, इसलिए अभी कुछ देर बचे हुए हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ। वह बच्चा 5 वर्ष का है। फिर पिताजी बोले कि देखो, तुम्हें जब छोड़ा जाएगा विद्यापीठ के लिए, विदा किया जाएगा, उस वक्त तुम्हारी माँ नहीं होगी। माँ इसलिए नहीं होगी कि जब तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने आएगी तो रोने पीटने लगेगी कि बेटा आज घर से जा रहा है, विद्यापीठ न जाने कब वापस लौटे। तो उसका रोना तुम्हारे हृदय को तोड़ देगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लौट के पुनः घर आओ बगैर शिक्षा लिए, क्योंकि हमारे परिवार की परिपाटी रही है कि जो पढ़ने के लिए बाहर गया वह पीछे की ओर मुड़ के नहीं देखा। इसलिए खबरदार, अगर पीछे की ओर देखा तो फिर इस घर से तुम्हारा कोई नाता रिश्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। फिर अगली बात पिताजी बोले, वो बच्चा 5 वर्ष का मासूम बच्चा सुनता चला जा रहा है। अगली बात पिताजी बोले कि देखो, मैं भी नहीं रहूंगा तुम्हारे जाने के समय। मैं इसलिए नहीं रहूंगा कि तुम अगर पीछे की ओर लौट गया तो पक्के इरादे से मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा रिश्ता इस घर से सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा, तू कभी लौट नहीं पाएगा। इसलिए मैं कदाचित इसको देखना पसंद नहीं करूंगा। इस घर के कोई भी लोग पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखे। बच्चा वह 5 वर्ष का मासूम, पिता बोल रहे हैं कि तुम्हें नौकर विदाई देंगे। नौकर भी उनसे हिदायत देता है कि बउआ, आप बाहर जा रहे हैं और इस घर की परिपाटी है कि जिसको बाहर पढ़ने के लिए भेजा गया पुनः लौट के पीछे की ओर देखा नहीं। और यहाँ से देखिए, वो चौराहे है, आपके घर के ऊपर से चौराहे का दृश्य स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए घोड़ा पर जाइएगा, घोड़ा पर पीछे की ओर झांकने की चेष्टा भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो सदा सदा के लिए घर की ओर आने का आपका रास्ता बंद। 4 बजे अगले सुबह उस बच्चा को घोड़ा लाया गया, घोड़ा पर बैठाया गया। घोड़ा का जो सहीस था वह उसे लेकर भेजा जा रहा था। वह बच्चा डरा सहमा या जिस किसी भी परिस्थिति को स्वीकार किया हो, वो तो उस बच्चे की बात जाने। वह चलता गया, पीछे की ओर लौटकर नहीं देखा। चलते चलते अब जितनी भी देर लगी हो, वह विद्यापीठ पहुंचा। विद्यापीठ के गेट पर मानो जैसे आचार्य प्रतीक्षा ही कर रहे हों। जैसे ही वह बच्चा गेट पर पहुंचता है तो प्राचार्य कहते हैं कि यहीं बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, तब तक आंख बंद रखना जब तक मैं पुनः लौट कर वापस ना आऊं। अगर आंख खुल गई इस बीच में तो फिर यहां से तुम्हें वापस कर दूंगा। अब उस बच्चे के दोनों तरफ दुधारी तलवार लटकी हुई है कि वापस लौटने पर घर में वापस नहीं जा सकता, वहां का बंदिश है। और अगर आंखें खुल गई तो फिर यहाँ से वापस भी लौटा दिया जाऊंगा, तो मैं तो न घर का न घाट का कहीं का नहीं बचूंगा। इस बीच में वहाँ जो बच्चे आया जाया करते थे, कोई बिठुआ काट लिए, कोई कुब्बी मार दिया, कोई थप्पड़ जड़ दिया, कोई डांट दिया, कोई लात से मारा, तरह तरह का शिद्दत झेलता रहा वह बच्चा। लेकिन न घर का दरवाजा खुला हुआ है अगर लौट कर जाए तो, अगर आंख खुल गई तो विद्यापीठ का भी दरवाजा लॉक हो जाएगा। वह बेचारा सहता रहा। सहते सहते 6 घंटे के बाद आचार्य वहां पहुंचे। जब आचार्य वहां पहुंचे तो उसको उठाए, गले लगाए, कहे कि तुम परीक्षा में पास कर गए। वो लामा बाद में कहता है
कि पिता ने जो मेरे ऊपर बंदिश लगाई, इसका मतलब यह नहीं कि हमारे पिता के भीतर में, हृदय में पुत्र वात्सल्य का अभाव हो गया था। मेरे पिता काफी बिल्कुल टेंडर मासूम थे हृदय से, लेकिन मुझे ही ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने सख्त निर्णय लिया। इसका यह मतलब नहीं कि विद्यापीठ के शिक्षक या वो आचार्य का हृदय कठोर था। उनका हृदय एकदम फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक थे, लेकिन मुझे ही ऊंचाई तक ले जाने के लिए उनको कठोर निर्णय लेना पड़ा। तो यह कंसंट्रेशन की दिशा में बात बताती है। और आज हम अभिभावकों को भी सोचना होगा। अभी अभिभावक चाहे वो माता हो पिता हो, माता ज्यादा, पिता उनसे थोड़ा कम, क्योंकि माता का भी एक बच्चा का जिद, ऊपर से उसके माँ की सहमति और या फिर उसके माँ की बंदिश, तो पिता पर दोनों चाबुक खड़ा हो जाता है। और बच्चे के संदर्भ में मैच्योर निर्णय लेने में कभी कभी हम अभिभावक चूक जाते हैं। परिदृश्य स्पष्ट है। अभी एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ प्रतिस्पर्धा की होड़ खड़ी की जा रही है। तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, जैसे दुनिया में कोई अन्य क्षेत्र बचा ही ना हो। किसी भी बच्चा से, किसी भी अभिभावक से बात किया जाए तो इस दो के अलावे वो आगे नहीं देखते हैं। इस बच्चे को क्या करवाना है, इक्का दुक्का को छोड़ के मास लोग डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर। सबसे बुरा हालत जैसे मास्टर का हो गया हो। शिक्षक इस समाज में कहीं का नहीं रह गया है। और जब तक वशिष्ठ की मान्यता नहीं होगी तो राम का प्रादुर्भाव संभव नहीं है। भले ही शिक्षक में दोष हो, लेकिन आस्था तो बनाना ही पड़ेगा। महादेव चाहे बेनीपट्टी के किसी शिवालय का हो या बाबा धाम बैद्यनाथ धाम के महादेव का हो, अगर हम में अगर निष्ठा है तो भवानीपुर में भी महादेव आ सकते हैं। तो हम में अगर निष्ठा है तो बेनीपट्टी में भी महादेव आ सकते हैं। शिक्षा बहुत ही गूढ़ विषय है। और मुझे मालूम है कि बेनीपट्टी की धरती, यहाँ के अभिभावक काफ़ी समृद्ध हैं, सोच से, ज्ञान की गहराइयों से ओतप्रोत है। एक और भी यहाँ के लोगों को, यहाँ जब कालिदास को जो निपट अनारी थे, जिनको शिक्षा नहीं आती थी, कालिदास जब विद्वान हो गए तो यहाँ का कोई भी बच्चा विद्वान हो सकता है। यह कोई सिर्फ किताबी या इसको ऐसा कहें किंवदंती नहीं है, यह घटना घटती है। कभी कभी होता है, बड़े बड़े जो प्लानर्स भी आते हैं तो कहते हैं असंभव होगा। अरे भैया कैसे असंभव होगा? नर्सरी का बच्चा एक दिन में एक लेटर सीखता है, विद्यालय जाता है तो अंग्रेजी का अल्फाबेट ए, हिंदी का अ और डिजिट में 1 लिखाया जाता है। तो उसका कोर्स होता है एक दिन का एक लेटर। वही बच्चा जब एलकेजी में आता है तो वहाँ एक दिन का कोर्स उसका एक वर्ड होता है, या एक है ना, ये 1 से लेके 10। वही जब यूकेजी में आता है तो एक दिन का कोर्स उसका एक सेंटेंस होता है, 8 घंटी 8 सेंटेंस, इससे ज़्यादा नहीं होता है। दूसरी में, पहली में जब कक्षा बच्चा जाता है तो वहाँ 2 लाइन। भर दिन में अगर सभी सब्जेक्ट्स के 2 लाइन पढ़ जाए, याद कर जाए, तो उसे और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आप पढ़िए, बढ़ते बढ़ते आप 10 में आइए तो मास क्वेश्चंस का आंसर 10 सेंटेंस से छोटा ही होता है, उससे बड़ा नहीं होता। रजनीश एक दिन में एक व्यक्ति को तो मैं भी देखा हूँ, मेरे रिश्ते में भाई लगते हैं। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का एक उपन्यास है लेन देन, इतनी मोटी सी है, रामायण की आधी। ऐसी 4 किताबें एक दिन में वो पढ़ जाया करते थे। वो आज भी संभव है। बच्चों को जैसे ओलामा 6 घंटा बैठने की आदत डाल पाए एक स्टेज में, वैसे ही हम अपने बच्चों को अगर सहला के, बुझा के, मोबाइल न दे के, इसकी आदत बचपन से, मैं भी भुक्तभोगी हूँ। मेरी पुत्रवधू पढ़ी लिखी है और वो नर्सरी टू 4 देखती है स्कूल में। और अभी हमारे यहाँ जितना ब्लॉक बटा हुआ है, सबसे ज़्यादा समृद्ध परिस्थिति वहीं की है, लेकिन हमारी पोती है भर दिन मोबाइल लेके बैठती है, माँ वहाँ हारी हुई। तो मैं देखता हूँ कि वो अपने जान छुड़ाने के लिए उसको मोबाइल दे दिए। तो घर में भी मैं भी हारता हूँ, सब लोग हारते हैं। लेकिन अगर लक्ष्य को छूना है
तो उसके चुनौती को स्वीकार करने के लिए उसके जो कंडीशंस हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा सब वक्त ले लिया। एक और बात, तनी पानी दीजिए तो। एक और बात मैं कहना चाहूँगा आप लोगों के मौन इजाज़त के साथ। अभी यहाँ छोटे मासूम, यह जो अभी जो स्कूली शिक्षा है, अभी जो स्कूली शिक्षा है, इस बात को स्वीकार करने में हमें हर्ज नहीं है कि अभी टीचर्स पूरे कुवत में नहीं होते हैं, उनके पास भाषा नहीं होती है। सब्जेक्ट को छोड़ के, सब्जेक्ट में भी व्यापक गहराई उनमें नहीं है, और अगर सिर्फ अपने सब्जेक्ट को छोड़ के उनको बाहर निकाला जाए तो वो नहीं पढ़े लिखे हैं। मैथमेटिक्स के टीचर हैं तो मैथ्स वो जानते हैं, भाषा की गहराई नहीं है। रामचरितमानस उन्होंने नहीं देखा है, गीता का अध्ययन उन्होंने नहीं किया है, किसी 2, 4, 10 उपन्यास उन्होंने नहीं पढ़ा है, लिटरेरी उपन्यास नहीं पढ़ा है, न हिंदी में न अंग्रेजी में। मैं महसूस करता हूँ, सच को स्वीकारने में कहीं से आपत्ति नहीं। अभी ये बच्चे, किसी गाना में वहाँ चर्चा आई थी, मैं लव को, प्रेम शब्द अभी लोग सुनता है तो खासकर शिक्षक संवर्ग वो कांप जाता है या क्रुद्ध हो जाता है। प्रेम का इंग्लिश टर्म है लव, और वो देखता जिसको है उसका इंग्लिश टर्म होगा इन्फैचुएशन, हिंदी में उसको वासना कहेंगे। लेकिन इतना घालमेल हो गया है समझदारी के अभाव में कि दोनों में हम अंतर नहीं देख पाते हैं। जहाँ प्रेम की बात होती है तो वहाँ 100% सबमिशन है, वहाँ समर्पण भाव है। जहाँ इन्फैचुएशन की बात आती है तो वहाँ डिजायर्स है। हमारा जो दुनियावी रिश्ता किसी के साथ होता है वह इन्फैचुएशन है, डिजायर्स पर आधारित है, पिता है। इसलिए मैं अपने बेटे से हक जताता हूँ कि बुढ़ापे का तुम संबल होगा। मुझे भूल जाना चाहिए कि फर्ज व्यक्तिगत होता है, वह समग्रता में नहीं होता है। मुझे क्या करना है मैं कर दिया, दैट्स ओके। मैं रिसीव क्या करने जा रहा हूँ इसकी कल्पना मुझे नहीं करनी चाहिए। ऐसे स्वतंत्र अस्तित्व का समाज स्थापित हो, इसके लिए विद्यालय की बड़ी भूमिका होती है, समाज की भी बड़ी भूमिका होती है, और हम सभी समान रूप से स्टेक होल्डर्स हैं। अमरेश बाबू की व्यवस्था बड़ी अच्छी है, इन्होंने मुझे बुला लिया। मैं थोड़ा ज़्यादा अटपट में मुझे बोला जाता है, कहीं अगर हमसे ज़्यादा कुछ बोला गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरी बड़ी शुभकामना है इस विद्यालय के तमाम बच्चों के प्रति, ये व्यवस्था के प्रति। अमरेश बाबू छोटे भाई की तरह है, बहुत दिनों से लगे हुए हैं। थैंक यू सर, आपकी इस रिगार्डिंग